गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं आपके साइंस का अगला चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं। एसिड्स एंड बेसेस। व्हाट आर एसिड्स एंड व्हाट आर बेसेस? एसिड्स आर दोज सबस्टेंसेज विच रिलीज हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब एसिड्स को आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो वो क्या करते हैं, H+ आयंस देते हैं। या फिर इसको दूसरे वर्ड में बोलें कि एसिड जो होता है वो वाटर में डिजॉल्व करने के बाद H+ आयन रिलीज करता है। बट केस क्या है, H+ आयन जो एसिड ने रिलीज किया है अब ये अनस्टेबल है, ये अकेले नहीं रह सकता। ये क्या करेगा, उसी सोल्यूशन में H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल से जाके रिएक्ट कर जाएगा और फॉर्म कर देगा H3O+। इसको आप बोलेंगे क्या, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म H3O+, हाइड्रोनियम आयन। एग्जाम्पल एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको लिखा गया है, फार्मूला होता है HCl। नाइट्रिक एसिड लिखा गया है HNO3। एक और है, जैसे हम लिख देते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड एंड मैनी मोर। इन सब में आप देख रहे हैं कि ए कॉमन क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सब में कॉमन है। यहाँ भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। यही हाइड्रोजन बाद में जैसे ही वाटर में डिजॉल्व होता है एसिड, ये हाइड्रोजन स्प्लिट होकर अलग हो जाता है H+ के फॉर्म में और अपने काउंटर पार्ट को दूसरे पार्ट को निगेटिव चार्ज दे देता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है दूसरे पार्ट को। इसीलिए कहते हैं कि एसिड ऑन डिजॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस या रिलीजेज हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन्स। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिस की। तो ये बेसिस क्या होते हैं? एसिड तो हमने देख लिया। तो बेसिस आर दोज सबस्टेंसेस विच रिलीज हाइड्रोक्सिल आयंस। क्या रिलीज करते हैं बेसिस? हाइड्रोक्सिल आयन। एसिड क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन आयन। तो बेसिस हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज कर रहे हैं ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। बेस था कोई, अब इसको हमने जैसे ही वाटर में डिजॉल्व किया OH- रिलीज कर दिया। बेसेस सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कलीज। जो बेसेस वाटर में सॉल्युबल हैं उनको हम बोलते हैं क्या, अल्कलीज। एग्जाम्पल बेस का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। इन सब में आप क्या कॉमन देख रहे हैं? इन सब में कॉमन क्या है, जैसे इसके पिछले में देखे थे H+ कॉमन था, यहाँ पे क्या है, OH कॉमन है। OH कॉमन है सब में, यही है जिसकी वजह से ये सारे के सारे क्या हैं, बेस हैं। अगला देखते हैं स्लाइड क्या है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल HCl। इसको इन्होंने क्या किया, इन्होंने वाटर में डिजॉल्व किया। तो जैसे ही ये वाटर में आया, देख रहे हैं इसका H+ अलग हो गया और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, Cl- हो गया। सेम यहाँ पे ये बेस है KOH। कैसे पता कि ये बेस है, क्योंकि इसके साथ OH लगा हुआ है। तो एक K+ लेके अलग हो गया और OH- अलग हो गया। हम OH- देख के ही बता दिए कि ये क्या है, बेस है। इसमें देखेंगे कहीं पे H+ नहीं मिलेगा आपको बेस में। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स और बेसिस की। इधर हम लिखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, इधर हम लिखे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट बट बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। बेसिस आल्सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। मीन्स ये दोनों सिमिलरिटी है इन दोनों में। अब एसिड क्या करता है, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड को अगर ब्लू लिटमस पे डालेंगे तो उसको क्या कर देगा, रेड कर देगा।
ये आपका अगर ब्लू लिटमस है, इस पे आपने क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, तो इसको क्या कर दिया, ब्लू लिटमस को रेड। जबकि बेस क्या करेगा, रेड लिटमस है, उस पे आपने अगर बेस डाला तो क्या कर देगा, उसको ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देगा। क्या डिफरेंस है आपके एसिड और बेस में, इसी को बोलते हैं एसिड और बेस का लिटमस पेपर टेस्ट। तो टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, जबकि बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में। अब ये डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट बेस क्या होते हैं। डाइल्यूट का मतलब उसमें हमने वाटर एक्सेस अमाउंट में कर दिया है। डाइल्यूट एसिड मीन्स डाइल्यूट एसिड डिक्रीज इन हाइड्रोनियम आयन H3O+ में डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज इन हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड। क्या बात कर रहे हैं, अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर H3O+ अधिक मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में है, तो वो हमारा होगा कंसंट्रेट एसिड। लेकिन अगर H3O जो है अधिक मात्रा में है तो कंसंट्रेट है, H3O कम मात्रा में है H3O+, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट एसिड। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे अधिक, लाइन खींच दिया, यहाँ पे क्या है, कम मात्रा में है, तो इससे आपने बोला डाइल्यूट एसिड। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेट एसिड था, इससे हमको डाइल्यूट एसिड बनाना था, तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, इसको हम वाटर के साथ मिक्स कर देंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम में H3O+ की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो ही बात यहाँ कह रहे हैं, डिक्रीज इन हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट एसिड, जबकि डिक्रीज इन हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट बेस। दोनों बातें सिमिलर हैं, दोनों बातें एक जैसी हैं, बस एक बात की जा रही है हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन में, H3O+ के कंसंट्रेशन के संदर्भ में, दूसरी बात की जा रही है OH- के संदर्भ में। अगर इनका नंबर कम है तो डाइल्यूट, ज़्यादा है तो कंसंट्रेट। सेम, इनका नंबर ज़्यादा है तो कंसंट्रेट, कम है तो डाइल्यूट। और ज़्यादा है तो क्या है, कंसंट्रेट। अब आप अपने हिसाब से एसिड बेस लगाते रहिए, एसिड और बेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूट एसिड हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, बेस भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। कैसे पता, आके देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कंसंट्रेट HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेट है, हमको क्या करना है, इसको डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वाटर मिक्स करेंगे। ठीक है, H2O मिक्स करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे, तो फाइनली बनेगा क्या, डाइल्यूट HCl प्लस बहुत सारी हीट लिबरेट होगी। इसीलिए जब हम किसी कंसंट्रेट एसिड को डाइल्यूट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं तो एसिड में वाटर न डाल के वाटर में एसिड को डालते हैं, और वेसल जो हमारी होती है जिसमें कि हम उसको रख के डाइल्यूट कर रहे होते हैं, उसको आइस से कवर रखते हैं, जिससे कि जो हीट प्रोड्यूस हो वो हीट वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, आ जाइए वहाँ पे, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स आर बेसिस। अब कह रहा है एसिड या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या तो वीक एसिड होगा। सेम बात हो रही है बेस के बारे में, या तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या तो वीक बेस होगा।
तो है क्या, स्ट्रेंथ क्या है देखते हैं। स्ट्रांग एसिड कौन है? स्ट्रांग एसिड रिलीजेज मोर H प्लस आयंस। स्ट्रांग एसिड वो होगा जो कि H प्लस आयन ज़्यादा रिलीज करेगा, जबकि वीक एसिड रिलीजेज लेस H प्लस आयंस। वीक एसिड क्या करता है? वीक एसिड? वीक एसिड जो होगा वो लेस अमाउंट में हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। या इसको दूसरे वर्ड्स में बोलें, स्ट्रांग एसिड जो होगा, स्ट्रांग एसिड एक्वस सोल्यूशन में टोटली आयनाइज हो जाएगा। यानी कि स्ट्रांग एसिड एक्वस सोल्यूशन में क्या करेगा? 100% आयनाइज हो जाएगा, यानी 100% H प्लस अपना रिलीज कर देगा। जबकि वीक एसिड जो होगा वो क्या करेगा? लेस देन 100% आयनाइजेशन इसका होगा। ठीक है, आयोनाइज इन एन है, आयोनाइज इन एक्वस, चलिए ए क्यों लिख दें, आप समझ लीजिएगा, एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, अगर 100% आयनाइज हो गया एक्वस सोल्यूशन में तो आप बोलेंगे क्या? स्ट्रांग। और अगर लेस देन 100 हुआ तो आप बोलेंगे क्या? वीक। अब एसिड और बेस आप लगा लीजिएगा, सीधी सी बात खत्म। चले, स्ट्रांग बेस क्या करेगा? सेम वही बात, रिलीज हाई कंसंट्रेशन या मोर OH माइनस आयंस, या अदर वर्ड्स 100% आयनाइजेशन एक्वस सोल्यूशन। वीक बेस रिलीज लेस OH माइनस आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस, आर लेस देन 100% आयनाइजेशन इन एक्वस सोल्यूशन। अब एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, स्ट्रांग एसिड का HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है स्ट्रांग का? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वीक का क्या दिया हुआ है? वीक एसिड का एसिटिक एसिड, ACH3 बन जा भाई, मेरी पेन थोड़ी मुझे परेशान करती है। CH3COOH, ए फार्मूला किसका है? एसिटिक एसिड का। तो ए वीक एसिड हो गया। अगर बेस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH स्ट्रांग बेस है, जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है, वीक बेस है। तो एक स्ट्रांग एसिड का एग्जांपल बताइए, किसी स्ट्रांग एसिड का, तो आप बोल देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब हो गए। और अगर पूछा जाए कि वीक एसिड का बताइए तो क्या बोलेंगे? इसके लिए बोल देंगे एसिटिक एसिड। स्ट्रांग बेस का बताइए तो बोल देंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड का बताइए तो बोल देंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। चलिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कॉमन एसिड्स और उनके सोर्स कहाँ से, जैसे विनेगर क्या है? एसिटिक एसिड है। टोमेटो में क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है। ऑरेंज में क्या है? साइट्रिक एसिड है। ये आप याद कर लीजिएगा। लेमन में क्या है? साइट्रिक एसिड है, उसके खट्टेपन का रीजन भी यही है। टैमरिंड में क्या है? टार्ट्रिक एसिड है, नाम से ही क्लियर है, टैमरिंड टार्ट्रिक। कर्ड में क्या है? लैक्टिक एसिड, आप लोग पहले से पढ़ते आए हैं। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? लैक्टिक एसिड। चलिए अब चलते हैं इंडिकेटर्स की तरफ, इंडिकेटर्स पढ़ते हैं। इंडिकेटर्स होते क्या हैं? इंडिकेटर्स आर सबस्टेंसेस दैट टेल अस व्हेदर ए सबस्टेंस इज एसिडिक और बेसिक। बताते हैं हमको कि कोई सबस्टेंस का नेचर क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। कैसे? बाई चेंज इन कलर, स्मेल एटसेट्रा। या तो उनका कलर चेंज होगा या तो उनका स्मेल चेंज होगा, कुछ भी करके वो हमको इंडिकेट करेंगे, इसीलिए हम उनको इंडिकेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल में लिटमस सोल्यूशन या लिटमस पेपर भी दोनों हैं। अब टाइप ऑफ इंडिकेटर में या तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कैसे? जो कि ऑर्डर को चेंज करे, उसके स्मेल को चेंज करे, वो हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हो गया, जब उसके ऊपर एसिड या बेस डाला जाए। नेचुरल इंडिकेटर
जैसे टर्मरिक, लिटमस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन्स, एक लाइकेन होता है उससे बनाया जाता है लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन। तो ये सारे नेचुरली मिलते हैं हमको, नेचुरली हमको मिल जाता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। एक है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जैसे एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, फिनाप्थलीन, ये सब वे हैं जिनको हम लैब में क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। क्या करते हैं? लैब में सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो 3 टाइप के इंडिकेटर्स हो गए, ऑल्फैक्टरी, नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे इंडिकेटर में लिटमस, कलर कंट्रास्ट आना चाहिए भाई। लिटमस, तो लिटमस का जो नेचुरल कलर है वो यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे एसिड डालने के बाद क्या होगा वो कलर लिखा है, बेस डालने के बाद क्या होगा वो लिखा है। तो कह रहा है कि रेड लिटमस है, यानी अगर रेड लिटमस है तो नेचुरल कलर क्या होगा, रेड ही होगा। अगर उस रेड पे हम एसिड डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अब रेड और ज़्यादा कितना रेड होगा, वो तो रेड पहले से है तो रेड ही रहेगा। बट अगर बेस डालेंगे तो रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। बी से बेस, बी से ब्लू। अब बेस डालने पे ब्लू में कन्वर्ट होगा, बी से बेस, बी से ब्लू, ऐसे याद रख लेना। तो अगर आप ब्लू लिटमस की बात करोगे तो रेड का अपोजिट कर देना। नेचुरल कलर क्या है, ब्लू। एसिड डालोगे तो रेड हो जाएगा। अब ऐसे कैसे याद आएगा, हम नींबू का रस गिरा दें लिटमस पेपर पे और उसका अपीयरेंस कैसा हो जाएगा, रेड कलर का। लेकिन अगर बेस डालेंगे तो कुछ नहीं चेंज आएगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। ठीक है, तो एक को आप याद कर लो कि ब्लू से रेड लिटमस क्या हो जाता है, सॉरी बेस से रेड लिटमस क्या हो जाता है, ब्लू। बेस डालने से रेड लिटमस क्या हो जाता है, ब्लू। इतना याद कर लो बस। तो ब्लू हो रहा है, इसका मतलब पहले रेड रहा होगा, बेस डाला ब्लू हो गया। अब अगर इसी को पलट दिया जाए कि ब्लू लिटमस हमने पहले ही ले लिया, तो बेस डालने पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पहले से ब्लू है। एसिड डालने से क्या होगा, एसिड डालने पे रेड हो जाएगा। अब चलते हैं अगला देखते हैं, फिनाप्थलीन, जो हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। नेचुरल कलर इसका कलरलेस होता है, वाटरी होता है, वाटर जैसा होता है। एसिड डालेंगे तो भी वाटर जैसा ही रहेगा, एसिड डालेंगे तो भी वाटर जैसा रहेगा, लेकिन बेस डालेंगे तो कलर इसका चेंज होकर क्या हो जाएगा, पिंक। चलिए मिथाइल ऑरेंज ले लिया, नेचुरल कलर रेडिश ऑरेंज है, जैसे आपके नाम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे ऑरेंज लगा है, इसका मतलब इनिशियल कलर इसका ऑरेंज होगा। एसिड डालेंगे तो ये रेड की तरफ शिफ्ट होगा, यानी रेड कलर आएगा, और बेस डालेंगे तो क्या आएगा, येलो कलर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसी बेस पे आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से, कहानी बना के। एक सोल्यूशन है, उसके ऊपर हमने मिथाइल ऑरेंज डाला तो उसका कलर येलो हो गया, तो बताइए लिटमस के साथ उसका क्या रिएक्शन होगा, ब्लू लिटमस के साथ क्या होगा, रेड लिटमस के साथ क्या होगा। तो आप आराम से समझ लेना, अगर कोई सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन है, मिथाइल ऑरेंज में मिक्स करने पे वो उसका कलर येलो हो जाता है, तो सीधी सी बात है वो बेस है। अब अगर बेस है तो ब्लू लिटमस के साथ तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि वो तो रिमेन ब्लू रह जाएगा, लेकिन रेड लिटमस के साथ करेगा रिएक्शन, और क्या करेगा, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, बट अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो फिर आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है लिटमस टेस्ट, वही बात जो अभी हम आपको समझा रहे थे। लिटमस पेपर लिया हुआ है, उस लिटमस पेपर को अलग अलग सोल्यूशन में डाल रहा है। अब यहाँ पे क्या किया है, ब्लू लिटमस लिया है, ये रेड में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होना चाहिए, सोल्यूशन कैसा, कौन सा होगा, एसिड होगा। यहाँ पे अपोजिट किया है, ऊपर देखिए ड्राई पोर्शन इसका रेड है, यानी कि रेड लिटमस है, ये रेड लिटमस है।
और सॉल्यूशन में डीप होने के बाद ये कन्वर्ट हो गया ब्लू में। तो ब्लू में कौन कन्वर्ट होता है, हमने बताया था आपको, बेस। ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं जो आप लोगों को खूब परेशान करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। चलते हैं। अब आप एक बार देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। कह रहा है एसिड का रिएक्शन, यहाँ पे हम रिएक्शन करा रहे हैं एसिड से, और यहाँ पे दूसरा पार्ट लिए हैं। एसिड का रिएक्शन मेटल से करा दिया, एसिड ले लिया है, उसको रिएक्ट करा रहा है किससे, मेटल से। तो कह रहा है कि साल्ट बन गया। क्या बन गया, साल्ट। प्लस क्या कह रहा है, H2 निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो आप इतना याद रखेंगे, एसिड का रिएक्शन मेटल से, साल्ट बना, हाइड्रोजन गैस निकल गई। क्योंकि यहाँ पे प्लेन मेटल है, मेटल के साथ और कुछ नहीं ऐड है। जैसे ही मेटल के साथ आप कुछ और ऐड करते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे है मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या मेटल बाइकार्बोनेट, या मेटेलिक ऑक्साइड, कुछ भी और ऐड हो गया मेटल पे, चाहे वो कार्बोनेट ऐड हुआ, चाहे बाइकार्बोनेट ऐड हुआ, चाहे ऑक्सीजन ऐड हुई जिससे मेटल ऑक्साइड बन गया, तो जो हाइड्रोजन निकल रहा था, जो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, उस हाइड्रोजन के बजाय वहाँ पे वाटर निकलना शुरू होगा। चलो अभी हम आपको याद करा देते हैं, परेशान ना होइए आप लोग। कैसे याद करेंगे अभी हम बता रहे हैं। वहाँ पे क्या हुआ, वाटर निकलना शुरू हो गया। ध्यान दीजिए, पहला रिएक्शन हम देख लेते हैं, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। तो मेटल क्या है, जिंक, जिंक मेटल है। एसिड कौन सा लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है जिंक, तो बनाता है जिंक क्लोराइड, और निकालता क्या है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब हम इसको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। आपके इस पे जो आपके बुक में दिया हुआ है एक फिगर, उसको हमने यहाँ लगा दिया है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। उन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में क्या भरा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो है लिक्विड सा, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। उस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में उन्होंने जिंक ग्रेन्यूल्स कुछ डाल दिए, ये जिंक के ग्रेन्यूल्स हैं। डालने के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, और इन्होंने एक यहाँ से ऐसे पाइप सा स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, जो कि सोप सॉल्यूशन में जाके फिर बाहर की तरफ निकलता है। क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा, जिंक रिएक्ट कर जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड से। वहाँ पे भले, चलिए इस एक दूसरा रिएक्शन भी लिख देते हैं, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सर आप तो उधर बता रहे थे जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यहाँ करा रहे हैं जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से। तो आइए देखते हैं। ZnCl2 प्लस H2, H2 कैसा, गैसियस स्टेट में, इसलिए सॉरी H2 गैसियस स्टेट में, इसलिए हम उसको सीधे गैस ही लिख देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, एरो नहीं बन पाता मुझसे। ठीक है, अब अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, यहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो ए वाला रिएक्शन होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे तो ए वाला रिएक्शन होगा। दोनों केस में क्या होगा, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा वैसे ही जिंक सल्फेट ZnSO4 बन गया, जो कि इसके अंदर ही रहेगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर। लेकिन टेस्ट ट्यूब से बाहर क्या निकलेगा, डिलीवरी ट्यूब के थ्रू बाहर क्या जाएगा, वो जाएगी हाइड्रोजन गैस। ये गैसियस स्टेट में है इसलिए जाएगी। सोप सोल्यूशन में जैसे ही जाएगी, सोप सोल्यूशन में जाएगी तो बबल्स फॉर्मेशन करेगी। आपको बबल्स दिख रहे होंगे, बहुत सारे बबल्स फॉर्मेशन करेगी। इन बबल्स के अंदर क्या है, कौन सी गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है बबल्स के अंदर। हम टेस्ट करना चाहते हैं कि एक क्या रियल में हाइड्रोजन गैस है या कोई और गैस है। हम क्यों मान लें कि हाइड्रोजन गैस है, हमें एक चीज़ पता है, हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक है कि हाइड्रोजन गैस के सामने अगर बर्निंग कैंडल लाओ तो वो पॉप साउंड जनरेट करती है। जैसे पटाखे फोड़ते हो आप लोग दिवाली पे, छोटे पटाखे, ऐसे ही पट 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 चट की आवाज़ आती रहती है। हम ले आए बर्निंग कैंडल तो सेम वैसे ही आवाज़ आनी शुरू हो गई। इसका मतलब
ये निकलने वाली गैस जो रिलीज हो रही गैस ये क्या है, हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है, अभी हम इस पे आते हैं थोड़ा सा रुक के। ठीक है, हम यही पढ़ रहे थे, इस रिएक्शन को हमने देख लिया वहाँ पे डायग्राम में। एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल से तो साल्ट बनाया प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। बाकी अब इस मेटल के साथ कुछ और हमने ऐड कर दिया, कार्बोनेट ऐड कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड कर दिया, यहाँ पे ऑक्साइड ऐड कर दिया, किसके साथ, मेटल के साथ। इन सारे केसेज में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस के बजाय वाटर बनना शुरू हो गया, H2O बनना शुरू हो गया, सब में वाटर बन गया। तो अब क्या करोगे, रिएक्शन देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट, और मेटल कौन सा है, सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, Na2CO3, बनाया क्या, साल्ट, कौन सा साल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड का साल्ट, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला रिएक्शन देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ये कार्बोनेट हो गया CO3, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे मेटल हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन हो गया। तो जैसे ही इससे रिएक्शन हुआ फिर से बना क्या, साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिड का रिएक्शन किससे हुआ, मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे रहा मेटल कौन सा, कैल्शियम, और ऑक्सीजन ऐड हो गया तो मेटल ऑक्साइड हो गया। इसका रिएक्शन तो कैल्शियम क्लोराइड साल्ट बन गया और वाटर निकल गया। एक चीज़ तो आपने नोटिस कर ली कि क्या बन रहा है, एक तो साल्ट बन रहा है जो फिक्स है, सॉरी क्या हुआ भाई, पेन क्यों नहीं चल रही है, साल्ट बन रहा है। दूसरा क्या बन रहा है, अगर मेटल के साथ कुछ भी और ऐड है तो वाटर भी बन जा रहा है, अगर कुछ नहीं ऐड है तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। प्लेन मेटल है तो हाइड्रोजन गैस निकल रही, अगर मेटल के साथ कुछ भी हो गया, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटालिक ऑक्साइड कुछ भी हो गया तो हाइड्रोजन को के बजाय वाटर निकलेगा साथ में। अब एक तीसरी बात जो बची वो बता दें, जब आपने देखा यहाँ पे कार्बन आ गया है, जैसे कार्बोनेट में कार्बन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट में भी कार्बन है, तो अब एक कार्बन का क्या फ्यूचर होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकलेगा। इतनी बात आप याद रख लें, ठीक है, इतनी बात याद रख लें तो आपसे गलती कभी नहीं होगी कि अगर मेटल के साथ कुछ और है और उस कुछ और में कार्बन भी है, लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो CO2 भी निकलेगा। और अगर कार्बन नहीं है, कुछ दूसरी चीज़ है, लाइक केवल ऑक्सीजन है, तो CO2 नहीं निकलेगा, क्योंकि CO2 के लिए कार्बन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एसिड का आपने रिएक्शन देख लिया, अब बेस का रिएक्शन देखते हैं। कह रहा है बेस का रिएक्शन किससे, मेटल से, बेस का रिएक्शन किससे, मेटल से। सेम एसिड वाली कहानी यहाँ रिपीट हो रही है कि साल्ट बन रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। एग्जैक्टली वही सिनेरियो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। बेस जब मेटल से रिएक्ट किया, इसके पहले आप पढ़ रहे क्या रहे थे, एसिड का रिएक्शन मेटल से, एसिड रिएक्ट कर रहा था मेटल से, एसिड रिएक्ट कर रहा था मेटल से। यहाँ पे एसिड की जगह बेस रिएक्ट कर गया मेटल से, बना क्या, वही चीज़ जो वहाँ बन रही थी, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब कह रहा है किसी बेस का रिएक्शन कह रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से हो रहा है, जैसे CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। क्यों, क्योंकि OH इसके पास रखा है, OH माइनस निकालेगा ये, तो बेस है। अब ये रिएक्ट कर रहा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से, ऑक्सीजन तो है मगर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं है, कार्बन के साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसी केस में क्या होगा, साल्ट बनेगा और वाटर रिमूव होगा, साल्ट बनेगा और वाटर रिमूव होगा। तो अब हम देखते हैं मेटल का रिएक्शन हमने कराया
या तो एसिड से या तो ऑब्लिक लगा दें, और बेस। क्या हो रहा है भैया? बेस। तो बना क्या? सीधी सी बात है, साल्ट बना प्लस H2 गैस निकल गई। इतना याद रखिए। बाकी और कुछ रहा, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट, तो साल्ट तो बनेगा, बस ये रिप्लेस हो जाएगा, इसके बजाय कौन आ जाएगा? वाटर। इतनी सी बात। चलते हैं आगे। यहाँ पे एक रिएक्शन और दिखाया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट ले रहा है, वही 1 मिनट ए वाला मेटल कार्बोनेट वाला कहानी याद देखिए। यहाँ पे यही तो था, यही रिएक्शन। मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट ले लिया, या सोडियम मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेगा एसिड से। सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन कर रहा है एसिड से। इसी को इस डायग्राम में, इस इमेज में दिखाया गया है। इस इमेज में क्या दिखाने की कोशिश की गई है? वही चीज़। सोडियम कार्बोनेट है टेस्ट ट्यूब में, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। यानी कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है? पहले रिएक्शन की। सोडियम कार्बोनेट ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, बन क्या गया? साल्ट बन गया NaCl, अरे नमक, खाने वाला नमक। और क्या निकल गया? वाटर लिक्विड स्टेट में। और क्या निकल गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कुछ नहीं। अगले रिएक्शन में क्या कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट के बजाय सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया, बस। सेम रिएक्शन हुआ, NaCl बना, वाटर निकला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। अब ये सेटअप कह क्या रहा है? इस सेटअप में करना क्या चाहता है? जब उसने सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो बना क्या? साल्ट तो बना ही, वाटर तो बना ही, लेकिन एक गैस भी निकली। वो गैस कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकल रही है तो इसी डिलीवरी ट्यूब के थ्रू बाहर निकल रही है। अब इसको कैसे टेस्ट करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो इस भाई साहब ने लगाया दिमाग, बहुत सिंपल सा दिमाग। इन्होंने ले लिया लाइम वाटर, चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो इन्होंने ट्यूब में भरा हुआ है। इसी में डिलीवरी ट्यूब को डिप कर दिया। जैसे ही डिलीवरी ट्यूब को डिप किया, हुआ क्या? यहाँ से बन के निकलने वाली सारी CO2 जाएगी इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर जाएगी। CO2 बनाएगी क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस वाटर। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा, ये क्या करेगा? सेटल डाउन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेसिपिटेट फॉर्म में होगा, ये डिजॉल्व नहीं होगा, ये वाइट कलर प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। तो अगर इस निकलने वाली गैस से, जो यहाँ रिएक्शन के बाद अंदर गैस निकल रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने के बाद ये वाइट प्रेसिपिटेट बने, तो आप समझ लो क्या है यहाँ पे? निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। आप समझ गए? ये इस बात का टेस्ट है कि जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। चलो, इतना इन्होंने काम कर लिया। अब आपने टेस्ट कर लिया, आगे देखते हैं क्या रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या होता है? इसमें कह रहा है कि एसिड्स एंड बेसेज रिएक्ट विच ईच अदर टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर गए, आपस में रिएक्ट कर गए, तो बनाए क्या? साल्ट। और साथ में क्या निकाले? वाटर। इतनी बात क्लियर है। हमेशा एसिड और बेस अगर रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल होगा, वो साल्ट बनेगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। साल्ट क्या है? साल्ट इज ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय द मेटल। क्या हुआ इसमें? एसिड के पास क्या था? हाइड्रोजन। बेस के पास क्या था?
OH, जिसकी वजह से वो बेस था। हुआ क्या, तुरंत एसिड का H और बेस का OH, एसिड का H प्लस निकला, एसिड का H प्लस निकला, बेस का OH माइनस निकला। सीधी सी बात, H प्लस के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक केवल प्रोटॉन है। इसके पास एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरे के साथ ये दोनों दोस्ती कर लेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती करके क्या बना देंगे, वाटर। अब चार्ज बैलेंस हो गया, एक प्लस एक माइनस न्यूट्रल हो गया। प्लस हुआ क्या, ये जो था मेटल सोडियम, ये क्लोरीन से रिएक्ट कर गया और सोडियम क्लोराइड बना दिया, जिसका नेचर न्यूट्रल है, पीएच न्यूट्रल है। NaCl है, Na2SO4 है, सोडियम सल्फेट। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस बात के हैं, साल्ट बनने के हैं। ठीक है। जैसे एक ऐसे बनेगा Na2SO4, देखते हैं। यहाँ पे क्या था, H2SO4 था, सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, एसिड है। बेस हमने क्या ले लिया, चलिए वही ले लिया, NaOH। NaOH आप लोग थोड़ा पढ़िएगा इसको, NaOH पढ़िएगा। हुआ क्या, H प्लस यहाँ से निकला, सॉरी ये H प्लस निकला, कितने, H प्लस 2, और ये था आपका 2 मॉलिक्यूल NaOH का। तो 2 मॉलिक्यूल NaOH से क्या निकला, 2 OH माइनस निकला। ये दोनों क्या हुए, मिल गए, मिलके क्या बना दिया, H2O। आपने क्या किया, आपने इसको निकाल दिया, अलग कर दिया, इसको निकाल के अलग कर दिया। बचा कौन, ये बचे 2 मॉलिक्यूल सोडियम के, 1 मॉलिक्यूल सल्फेट का। तो ये बन गया Na2SO4। तो यही रिएक्शन आपको देखने को मिला यहाँ पे, Na2SO4 बना। अब हम लोग जो यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में जिस कॉमन साल्ट, वो कॉमन साल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl, जो बना कैसे, HCl और NaOH के रिएक्शन से। NaCl हमको कहाँ से मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम सी, समुद्र से। अब मेटेलिक ऑक्साइड को कह रहा है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। कैसे ये बात पता चली, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव साल्ट। जब मेटेलिक ऑक्साइड को आपने एसिड से रिएक्ट किया था तो आपको क्या मिला था, साल्ट मिला था, एंड क्या मिला था, वाटर। सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ अ बेस विथ एन एसिड। देखते हैं पीछे जाके क्या ऐसा हुआ था क्या, देख लेते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड आप ले लीजिए, मेटेलिक ऑक्साइड है यहाँ पे। मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन किससे हो रहा है, एसिड से। मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से, तो साल्ट बना, वाटर बना, साल्ट और वाटर बना। तो सेम तो होता है। एसिड का रिएक्शन जब आप बेस से कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ पे एसिड तो है ही, तो एक क्या होगा, मेटेलिक ऑक्साइड बेस होगा, तभी साल्ट और वाटर बना रहा है। यही बात वो कह रहा है उस पीपीटी में। मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड से रिएक्ट करता है, साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। सेम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड्स। क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस, एसिड से नहीं, बेस से रिएक्ट करता है टू गिव साल्ट एंड वाटर। याद आया कुछ, क्या था याद आया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, किससे रिएक्ट कर रहा था, बेस से। बेस क्या होगा, ठीक है, यही था ना, जो कि यहाँ पे वाटर बनाया था और प्लस क्या बनाया था, सोडियम कार्बोनेट यानी साल्ट। तो इसलिए चूंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करके साल्ट बनाता है, इसलिए इसका नेचर
एसिडिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएच, ये क्या बला है? पीएच बहुत परेशान करता है सबको। पीएच क्या, पहले पीएच क्या है, फिर पीएच स्केल क्या है। पीएच होता है, इसको हम बोलते हैं निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या सिंपल वर्ड्स में, ज़्यादा हम परेशान नहीं होते हैं, सिंपल वर्ड्स में हम समझते हैं पीएच मीन्स कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी हमारे एक सोल्यूशन में है वही बताता है। डिनोट्स हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन है तो क्या है, ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि वो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दे पाएगा ना। और एसिड की डिफिनीशन में ही पढ़े थे, जो मोर हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दे एक्वा सोल्यूशन में। तो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन मतलब ज़्यादा एसिडिक, कम हाइड्रोजन आयन मतलब कम एसिडिक। पीएच स्केल, दिस नंबर इंडिकेट्स इफ ए सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ये नंबर होता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से शुरू होता है 14 तक जाता है, 0 to 14, और ये बताता है कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। कैसे जानते हैं हम? अगर पीएच वैल्यू हमारी 7 मिलती है हमको, इक्वल टू 7, तो हम बोलते हैं ये न्यूट्रल सोल्यूशन है, एग्जैक्टली न्यूट्रल है, न इसमें एसिडिक नेचर है ना तो बेसिक नेचर है। जितने H+ उतने OH-, यानी कि सब बैलेंस। अगर लेस देन 7 हुआ तो हम बोलेंगे एसिडिक सोल्यूशन, मोर देन 7 हुआ तो हम बोलेंगे बेसिक सोल्यूशन। तो अभी आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे कि ज़्यादा H+ आयन होगा तो एसिड होगा। बिल्कुल सही बात, हमने सही बोली, ज़्यादा H+ आयन होगा तो एसिड होगा। लेकिन पीएच स्केल जो है निगेटिव लॉगरिथम है, यानी कि इसका रिलेशन अपोजिट होता है। कहने का मतलब हाई पीएच मीन्स क्या हुआ, मीन्स हाई पीएच मीन्स लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ए सिंबल है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। पीएच ज़्यादा हो गया तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है तो ही पीएच ज़्यादा है। ये अपोजिट रिलेशन रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे पीएच ऑफ साल्ट, कह रहा है साल्ट बना कैसे था, एसिड और बेस के मिलने से। एसिड प्लस बेस मिल गए तो बना क्या दिए थे, साल्ट। मगर एसिड भी तो कई टाइप के हैं, या तो स्ट्रांग एसिड है या तो वीक एसिड है, आपने पहले पढ़ा है। सेम बेस भी या तो स्ट्रांग बेस है या तो वीक बेस है, आपने पहले पढ़ लिया है। तो इसको समझिए, अगर स्ट्रांग एसिड है और स्ट्रांग बेस है, दोनों स्ट्रांग हैं तो न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, दोनों बराबर ताकतवर हैं तो दोनों बोलेंगे भैया लड़ाई नहीं करनी है, ताकत का प्रदर्शन नहीं करना है, हम दोनों शांत बैठते हैं, न्यूट्रल हैं। लेकिन अगर एसिड स्ट्रांग है और बेचारा बेस वीक है तो जो कमज़ोर होगा मारा जाएगा। यानी साल्ट तो बनेगा मगर वो एसिडिक साल्ट होगा, उसका पीएच 7 से कम हो जाएगा, क्योंकि ताकतवर कमज़ोर को तो सप्रेस कर देगा, दबा देगा ना। ऐसे ही या इसका अपोजिट कंडीशन हो गया, एसिड वीक हो गया, बेस स्ट्रांग हो गया। जैसे ही बेस स्ट्रांग हुआ, बेस ने बोला भाई एसिड अब तू शांत बैठ, नहीं तो मारूंगा गिरा के। अब क्या करेगा, साल्ट तो बना देगा, लेकिन साल्ट कैसा बनाएगा, बेसिक टाइप का। उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। यानी साल्ट कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं होगा, उसका नेचर बेसिक होगा। और पीएच भी हमारा 7 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 से ज़्यादा चला जाएगा। आपने देखा कि 3 टाइप के साल्ट आपको मिले, न्यूट्रल साल्ट मिले, एसिडिक साल्ट मिले और बेसिक साल्ट मिले। डिपेंड किया क्या कि अगर एक पार्ट स्ट्रांग हो गया, जो पार्ट स्ट्रांग रहा वही अपना इफेक्ट शो किया। एसिड अगर स्ट्रांग रहा तो एसिडिक साल्ट बनाया, बेस स्ट्रांग रहा तो बेसिक साल्ट बनाया। दोनों इक्वल स्ट्रांग रहे तो न्यूट्रल हो गए। चले आगे बढ़ते हैं। ये है आपका पीएच स्केल। यहाँ पे आपका बीच में 7 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 14, यानी मैक्सिमम पीएच 14, मिनिमम 0। इस बीच में ये रेंज करेगा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अब आपसे हम कह रहे हैं कि पीएच
7 से रिड्यूस हो रहा है, कम की तरफ आ रहा है, 7 से नीचे आ रहा है कम की तरफ, तो वो हो क्या रहा है, जैसे ही पीएच कम होता जा रहा है जितना ज़्यादा, उतना एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जा रहा है। क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जा रहा है, उतना ही H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। देख लीजिए, जैसे एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, बट पीएच वैल्यू कम हो रही है। वहीं पे जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल से जैसे राइट साइड में शिफ्ट कर रहा है 14 की तरफ, 7 से 14 की तरफ, वैल्यू किसकी वैल्यू, पीएच की वैल्यू, पीएच की वैल्यू लिख नहीं पा रहे हैं, 7 to 14 की तरफ शिफ्ट कर रहा है। वैसे वैसे आप देख रहे हैं बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, बेसिक नेचर इंक्रीजेज, एसिडिक नेचर नहीं, एसिडिक जब पीएच कम होगा, बेसिक जब पीएच ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे डिक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है OH- बढ़ेगा। ये बात समझ में आ गई। किसी एक को याद कर लो, किसी एक पार्ट को आप, दूसरा पार्ट अपने आप याद हो जाएगा, उसी का अपोजिट कर देना। चलो, अब आपको यहाँ दिखाया गया है पीएच स्ट्रिप पे कुछ कुछ चीज़ों के पीएच और उनके कलर, जैसे गैस्ट्रिक जूस जिसका पीएच बता रहा है अबाउट 1.2, जिस स्टमक में जो होता है, अगर उसको पीएच स्ट्रिप पे डालेंगे तो दिस मच रेड कलर विल अपीयर। सेम लेमन जूस थोड़ा गैस्ट्रिक जूस से कम है, उसका पीएच, प्योर वाटर या ब्लड, उसका पीएच 7 या 7 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्लाइटली बेसिक मगर ऑलमोस्ट न्यूट्रल के जैसा, क्योंकि 7 न्यूट्रल है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, तो ये कलर आपको मिलेगा। और अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने ले लिया तो उसका पीएच लगभग 10 है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसनट्रेट ले लिया, कंसनट्रेट NaOH, कंसनट्रेट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसका पीएच अबाउट 14 पहुंच जाएगा और कलर अपीयरेंस ऐसा हो जाएगा। तो ये आपको देख के एक बार समझने के लिए है। अब पीएच का यूज क्या है हमारे डेली लाइफ में, पीएच का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे डेली लाइफ में, उसको देख लेते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। हमारे बॉडी का पीएच रेंज यही होता है 7.0 से 7.8। हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं, वो एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं, मगर पीएच नहीं डिस्टर्ब होने देते। अगर हमारा पीएच थोड़ा और ज़्यादा हो जाए 7.8 से, या 7 से ज़्यादा नीचे चला जाए, दोनों केस में हमारी अल्टीमेट डेथ हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही एसिड रेन, एसिड रेन आप लोगों ने खूब सुना होगा, बहुत तो वर्ड जो है फेमस है। एसिड रेन में क्या होता है, एसिड रेन में पीएच वाटर का ड्रॉप कर जाता है, नीचे आ जाता है, और पीएच 5.6 हो जाता है लगभग। ऐसे में अब इस वाटर का कलर नेचर कैसा हो गया, एसिडिक नेचर हो गया, जो कि सारे एक्वेटिक एनिमल्स को हार्म करता है, कई बार और दूसरे मॉन्यूमेंट्स को भी हार्म करता है, जैसे जो भी मार्बल से बने हुए हैं, लाइक ताजमहल आपका। प्लांट्स नीड स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच फॉर सॉयल। अगर सॉयल का पीएच बहुत हाई या बहुत लो है, ऐसे केस में प्लांट्स वहाँ पे ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। उनको ग्रो करने के लिए भी एक फिक्स रेंज का पीएच चाहिए होता है, नॉट टेम्परेचर नहीं, पीएच। एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन, ये आपने खूब पढ़ा होगा, स्टमक में कहीं ना कहीं सुना होगा, स्टमक में हमारे एसिड होता है, कौन सा होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, माइक्रोब्स फ्री करता है हमारे फूड मटेरियल को जो हम खाते हैं, तो बड़े रोल हैं इसके। अगर ये न हो तो हमारा फूड का डाइजेशन भी प्रॉपर ना हो। उसके बाद टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच इन माउथ इज लोअर देन 5.5।
बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाई डिग्रेडेशन ऑफ शुगर्स। क्या कहानी है? बड़ी सिंपल सी कहानी है जो मम्मी आप लोगों की पिटाई करती होंगी इसी बात के लिए कि ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, आपके दांतों के बीच में जाके फंसता है, फिर वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है क्योंकि उसको खाना पानी मिल रहा है बैक्टीरिया को। आपका जो चॉकलेट फंसा हुआ है दांतों के बीच में वो बैक्टीरिया के लिए फूड मटेरियल काम कर रहा है। बैक्टीरिया वहाँ पे आ गया। अब वहाँ पे जब बैक्टीरिया आएगा खुद को ग्रो करेगा, खाना पानी लेके तंदुरुस्त होगा, तो वहाँ का पीएच डाउन करेगा, वहाँ का पीएच डाउन करेगा। अब जब पीएच डाउन करेगा तो टूथ डीके स्टार्ट होगा, इनेमल डीके स्टार्ट होगा। इसलिए कहा जाता है चॉकलेट ज़्यादा मत खाओ। अगला है बीज स्ट्रिंग्स। बीज स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस एसिड्स विच काज पेन एंड इरिटेशन। जैसे बीज आपको काट ली, डंक मार दी, या एंट जो काटती है और हमको बर्निंग होती है। क्यों? क्योंकि वो भी एसिड प्रोड्यूस करती है। मान लेते हैं एंट की बात करें तो क्या एसिड प्रोड्यूस की? फार्मिक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दी, उसकी वजह से हमको पेन और इरिटेशन होता है। ठीक है, ये बीज स्टिंग में भी सेम हाल होती है। एसिड होता है जिसकी वजह से हमको पेन होता है, इरिटेशन होता है। तो उससे बचने के लिए, उसको सही करने के लिए हम लोगों को क्या बताया जाता है? किसी बेस से उसको रब किया जाता है जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, अब समझे पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है। आगे बढ़ते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ये बहुत फेमस इमेज है महात्मा गांधी की, हैं, दांडी मार्च के टाइम की। दांडी मार्च या साल्ट सत्याग्रह जब कर रहे थे, नमक आंदोलन, नमक सत्याग्रह, तब की इमेज है। तो हम क्या क्या केमिकल्स बनाते हैं कॉमन सॉल्ट से उसको देख लेते हैं। क्या क्या केमिकल्स हम बनाते हैं यहाँ पे जो हमको पढ़ना है। एक हमको पढ़ना है कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा पढ़ना है बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट। तीसरा पढ़ना है वॉशिंग सोडा या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। और चौथा पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देख लेते हैं इनको एक एक करके। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहले पढ़ते हैं कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन को हम कैसे करते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें क्या होता है? ये क्या है क्लोर एल्कली प्रोसेस? देखते हैं आगे। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको आपने क्या बोल दिया? ब्राइन। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन ले लिया, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। इलेक्ट्रोलाइज्ड मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करके उसको ब्रेक करना। अब ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड अल्कलाइन NaOH। रिएक्शन लिखा हुआ है नीचे, देखते हैं उसको। हाइड्रोजन इज रिलीज्ड एज कैथोड एंड क्लोरीन इज रिलीज्ड एट एनोड। छोड़िए अभी, देखते हैं कैसे होता है आगे। आपने ले लिया एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कैसे, क्या किया? ब्राइन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड ले लिया, वाटर में डिजॉल्व कर लिया, फिर इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, तो बना का सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एक्वस फॉर्म में। क्लोरीन गैस निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। ये है पूरा सेटअप, ये है पूरा ऑपरेटर जिस पे आप काम कर रहे हैं। ब्राइन यानी कि NaCl सोल्यूशन, NaCl सोल्यूशन आपने इसमें भर दिया, एक साइड से डाल रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं? इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं एनोड और कैथोड पे। क्या हो रहा है? NaCl का स्प्लिटिंग हो रहा है, NaCl स्प्लिट हो रहा है, H2O से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? अब यहाँ से क्लोरीन गैस निकल गई, क्लोरीन निकल गई गैसियस फॉर्म में, Cl2 निकल गया, हाइड्रोजन भी निकल गया, H2 भी निकल गया। बच कौन गया? क्लोरीन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो बचा
NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इस साइड निकल रहा है, ब्राइन कंटेनिंग NaOH। तो आपको इसमें पढ़ना क्या है, समझना क्या है, रिएक्शन कैसे हो रहा है, कैसे रिएक्शन हो रहा है उसको समझ लेना है। फिर किससे हो रहा है, क्या बना और गैस कौन कौन सी निकली, और जो निकली तो वो गैस किस पे गई। मान लो क्लोरीन किस इलेक्ट्रोड पे गई और हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पे गई, और फिर उसका जो गैसेज निकली उनका खुद का क्या यूज है देखते हैं। सब कुछ आगे हमने बनाया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन में आपने क्या किया था, जब आपने रिएक्शन कराया था NaCl का रिएक्शन H2O से, तो आपको मिला था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपके काम की चीज़ थी। साथ में निकल क्या गया था, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो इन सब के यूज क्या है, हाइड्रोजन गैस फ्यूल के रूप में यूज होती है, मार्गरीन के रूप में यूज होती है, अमोनिया बनाने के लिए यूज होती है। तो ये सब इसके यूजेज हैं उनके प्रोडक्ट्स के। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको हम नहीं बता रहे हैं डिटेल में। अब ब्लीचिंग पाउडर बनाना है हमको, ब्लीचिंग पाउडर बनाना है। ये कैसे बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसके लिए प्रिपेयर्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइम ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसका रिएक्शन करा दिया Cl2 से यानी क्लोरीन गैस से, किस पे 373 केल्विन, लगभग कितना 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे। तो बना क्या, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर प्लस क्या निकल गया, वाटर सेपरेट हो गया। अब इसकी यूज क्या है इसको आप देख लीजिएगा। एक है आपका ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम कह रहे हैं अगला बेकिंग सोडा प्रिपरेशन। बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन हम करने जा रहे हैं। बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट से ही तो हम सब कुछ बनाना चाहते हैं। कॉमन साल्ट ले लिया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्लस अमोनिया हो गया। 4 चीज़ें मिलके रिएक्ट करेंगी तो क्या बनेगा, तो बनेगा बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, ये निकल जाएगा बाई प्रोडक्ट। रिएक्शन को आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा, 2-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम इसको देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज। बेकिंग सोडा इज ए माइल्ड नॉन कोरोजिव बेसिक साल्ट, ठीक है। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आप लोग क्या करते हो, बेकिंग सोडा को कि बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज करते हो, केक बनाने में और सारी चीज़ों में, उसको पफी बनाने में। क्यों, होता क्या है वहाँ पे, बेकिंग सोडा जब हीट किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हीट किया जाता है तो वो टूटता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 में। तो हाई टेम्परेचर पे वाटर इवापोरेट हो जाता है, CO2 भी उसके साथ ही इवापोरेट होती है, बट CO2 जब निकल रही होती है वही गैस निकलने की वजह से आपका जो फूड आइटम होता है प्रिपरेशन वो भी फ्लफी हो जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज होता है, यूज्ड एज एन एंटासिड। क्यों, क्योंकि इट इज अल्कलाइन। अब आपके स्टमक में एक्सेसिव अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस हो गया है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, उसी को तो आप बोलते हो एसिडिटी हो गई हमको। अब उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए कोई बेस चाहिए, कोई अल्कली चाहिए, तो वो क्या काम करेगा, कौन जाएगा वहाँ पे अल्कली काम करने, बेकिंग सोडा लेंगे तो वो उसको न्यूट्रलाइज करेगा।
यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। उसके बाद फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा इसका विथ माइल्ड एडिबल एसिड। कोई ऐसा एसिड जो हो तो एसिड बट एडिबल हो। अब नहीं कि आप उठा के बेकिंग सोडा को उठा के सीधे डाल दिए सल्फ्यूरिक एसिड में, नहीं नहीं नहीं, एडिबल एसिड हो। क्यों? क्योंकि जो एसिड होगा एडिबल होगा तो उसको हम कंज्यूम कर पाएंगे और वो हमको देगा क्या? H+ आयन। H+ आयन आपके बेकिंग सोडा से जाके रिएक्ट कर जाएगा तो करेगा क्या? CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा और सोडियम साल्ट बना देगा उस एसिड का। तो अल्टीमेटली आपके काम की चीज़ यहाँ पे जो है, देखिए इस बार CO2 निकल रही है, CO2 निकलेगी और CO2 गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मेक द केक प्लफी सॉफ्ट एंड स्पंजी। यही CO2 निकलती है जिसकी वजह से आपका जो फूड प्रिपरेशन होता है, केक होता है, वो क्या करता है? सॉफ्ट हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए बेकिंग सोडा के यूज। आगे चलते हैं। वॉशिंग सोडा। अब आपको वॉशिंग सोडा, कपड़े भी धोने तो हैं, कपड़े धोने हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। अरे भैया वही जो बेकिंग सोडा आप लिए थे उसी को खूब हीट कर दो। अब जैसे ही आप हीट कर दोगे ये सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से टूट के सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, वाटर निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। यही तो रिएक्शन अभी आप पढ़ रहे थे पीछे, यही तो रिएक्शन आप यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो निकल गया ये सब, CO2 निकल गया, H2O निकल गया और जो साल्ट की बात की जा रही थी वो ये है सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को हम क्रिस्टलाइज करेंगे। कैसे? इट इज क्रिस्टलाइज ऑन एडिंग वाटर। हमने क्या किया? जो हमको बन गया सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे इस सोडियम कार्बोनेट को लेके इसमें हम क्या किए? 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर दिए। तो ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जाके इससे अटैच हो गया। अब हमारा बना दिया सोडियम कार्बोनेट विथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 10H2O इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी इसको हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? यही होता है कि किसी मॉलिक्यूल के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं। तो यूज ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग सोडा कहाँ यूज है? ग्लास, सोप, ये सब बनाने में वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स बनाने में, क्लीनिंग एजेंट बनाने में, परमानेंट हार्डनेस वाटर की रिमूव करने में, हर जगह वॉशिंग सोडा का यूज होता है। सोडियम कार्बोनेट और क्या बोलेंगे पूरा इसको? अगर इतने को बोला जाए तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ लिखा है लेकिन इसमें वाटर को मेंशन नहीं किया है कितना वाटर है, लेकिन आप बोलेंगे तो बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, 10 वाटर मॉलिक्यूल। अब हमने बता दिया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हम कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट है, उसके साथ 10 मॉलिक्यूल वाटर के भी अटैच हैं। अब आ गई बात वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट केमिकली बॉन्ड विथ ए साल्ट इन ए क्रिस्टलाइन स्टेट। कोई साल्ट है क्रिस्टलाइन स्टेट में, उसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं वो होगा उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इतने को याद रख लो। आपके किसी साल्ट मॉलिक्यूल में, किसी साल्ट के क्रिस्टल में कितने मॉलिक्यूल किसके हैं? वाटर के, वही है उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, CuSO4, 5H2O, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हुआ? 5। ठीक है, ये क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर एंड शेप ऑफ द क्रिस्टल। उस क्रिस्टल के शेप और कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? देखते हैं छोटा सा। जैसे कॉपर सल्फेट 5H2O के साथ था, जब इसको हीट कर दिया तो एक कॉपर सल्फेट अलग हो गया, वाटर रिमूव हो गया। तो जब कॉपर सल्फेट था और वाटर के साथ तो ब्लू क्रिस्टल था कॉपर सल्फेट का, लेकिन जब ये वाटर रिमूव हो गया तो वाइट पाउडर हो गया। अब क्या हुआ? ब्लू से वाइट बन गया। बट वाइट पाउडर में कॉपर सल्फेट के वाटर और ऐड कर दिया
तो ये रिक्रिस्टलाइज हो गया। क्या हो गया? रिक्रिस्टलाइज, दोबारा से क्रिस्टल बन गया। और क्या हुआ? CuSO4 और H2O, यहाँ पे 5 होगा, 10 लिख दिया गया है, 5 होगा। क्या हुआ? फिर से ब्लू कलर आ गया। तो इससे पता चला कि ये रिस्पॉन्सिबल था कलर और शेप के लिए। जब वाटर था तब तो क्रिस्टल था, जब वाटर नहीं था तो पाउडर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या है भैया? प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोग देखे होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस है कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ, इसीलिए कहते हैं इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जैसे वहाँ पे आप बोल रहे थे अभी पेंटाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, ऐसे यहाँ हेमीहाइड्रेट मीन्स हाफ हाइड्रेट, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। इसको हमने 373 केल्विन पे यानी लगभग 100 डिग्री पे हीट कर दिया, तो बना क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस बना। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस 1.5 वाटर रिमूव हो गया वेपर के फॉर्म में। ऑन हीटिंग जिप्सम एट फिक्स टेम्परेचर POP इज ऑब्टेन्ड। जिप्सम को हमने हीट किया, बन गया POP। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज अटैच्ड टू हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हेंस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, कहने का मतलब वही है कि हाफ मॉलिक्यूल वाटर का अटैच होता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट से। यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा? 1/2 यानी हाफ। हाफ। इसका क्या यूज है? वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, जब आप गिर के साइकिल से हाथ पैर तोड़ लेते हैं, हम तोड़ लेते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? उसको हड्डी को पहले सही जगह पे ले आता है, फिर उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की लेयर चढ़ा देता है, जिससे वो स्टेबल बनी रहे और हड्डियां आराम से जुड़ जाएं। नहीं तो मूवमेंट होता रहेगा बोन्स में और बोन्स प्रॉपर तरीके से फिक्स नहीं हो पाएंगी। तो उसको फिक्स करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की लेयर लगा देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन मिक्सिंग विथ वाटर टर्न्स इनटू जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस ले लिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ले लिया, उसमें उसने वाटर ऐड कर दिया, वो बन क्या गया? जिप्सम। जिप्सम बन गया एंड सेट इनटू हार्ड सॉलिड मास। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब तक था तब तक क्या था? पाउडर फॉर्म में। लेकिन जैसे ही वाटर मिलाया, जिप्सम बना, वो हार्ड सॉलिड मास हो गया। और अब उस हार्डनेस की वजह से हमारे हाथ पैर जिस भी पार्ट पे वो लगाया है वो स्टेबल होगा, फिक्स रहेगा। और किस काम में आता है? मेकिंग टॉयज, डेकोरेशन मटेरियल्स, टू मेक रफ सरफेस स्मूथ। इसमें भी कोई रफ सरफेस है उसको स्मूथ बनाने में, सीलिंग बनाने में, सब जगह यूज किसका किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP, जो हम लोग घर बनवाते हैं तो बोलता है ना POP लगाना पड़ेगा, तो यही POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग जो है आगे इसकी एक्टिविटीज़ करेंगे अगले क्लास में। ओके, थैंक यू बेटा।